Morning, everyone. So, as you know, today we are starting our next chapter because the last chapter, atoms, is finished. And in that chapter, atoms, the most important things are the formulae. और जो फॉर्मूलाए हैं उनमें जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी बड़ी हैं, तो आपको कमांड करनी है न्यूमेरिकल्स के लिए। फॉर्मूलाए पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें एनर्जी लेवल डायग्राम, उस पर कमांड करनी है। एक बार जब हम ये फिनिश कर लेंगे, हमारे ये लास्ट 2 चैप्टर्स रह गए हैं, उसके बाद हमें प्रैक्टिस करनी है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और उन क्वेश्चंस की जो बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। हम स्टार्टिंग वहीं से करेंगे रिवीजन में, ठीक है। सो नाउ आर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 13 एंड यूनिट इज़ सेम। ये आपकी यूनिट नंबर 8 चल रही है। और फिर हमारे पास एक लास्ट चैप्टर और लास्ट यूनिट रह जाएगा, चैप्टर नंबर 14 एंड यूनिट नंबर 9, दैट विल बी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ओके, तो जो हमारा चैप्टर न्यूक्लियाई है, यूनिट नंबर 8 का सेकेंड चैप्टर है। और इस चैप्टर में हमें क्या करना है, इसमें ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं, जो अब आपको नहीं पढ़ना है, बल्कि ये कहिए कि जो आपका 30% सिलेबस डिलीट हो गया है। उस सिलेबस में बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो टॉपिक्स बड़े थे या जो टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट थे, पहले उनसे ज़्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन आते थे। जैसे इसमें एक टॉपिक था रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी और जो आपका था अल्फ़ा बीटा और गामा रेज, उनकी प्रॉपर्टीज़, ये सारा आप डिलीटेड पोर्शन में है। अब आपको यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करके और कुछ अदर टॉपिक्स जो हैं वही स्टडी करने हैं। ओके, सो अब सिलेबस डिलीट होने की वजह से एक प्रॉब्लम और है कि कितने वेटेज में आएगा, किस तरह से इम्पोर्टेंट का जो क्राइटेरिया पहले था वो अब बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो इसके लिए जो प्रिपरेशन करनी है, अगर आपके पास कोई ओल्ड सैम्पल पेपर्स रखे हैं या कोई क्वेश्चंस रखे हैं, तो थोड़ा सा आप जो पोर्शन पहले ज़्यादा वेटेज में आता था उसको स्किप करके आपको चलना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई। तो इसमें थोड़ा सा जो प्रीवियस चैप्टर हम एटम्स स्टडी कर चुके हैं, उस चैप्टर एटम से भी कुछ पोर्शन इसमें, क्योंकि न्यूक्लियस की स्टार्टिंग, न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है सबसे पहले, तो न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट जो है आपका वो रदरफोर्ड मॉडल से आया था, ठीक है। तो पहले रदरफोर्ड ने उसको एक्सप्लेन किया था और उसके बाद बोर्स मॉडल में भी उसी को और ज़्यादा प्रॉपरली डिस्क्राइब किया गया था। तो हमारा जो रदरफोर्ड्स मॉडल है उसको अगर हम एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लें, और रिकॉल भी हमें बस एक पॉइंट करना है जिसमें हमें न्यूक्लियस के बारे में बताया गया था, जिसकी स्टार्टिंग होती थी अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। तो उसमें कहा गया था कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो एटम के अंदर स्ट्रेट पास हो जाते हैं, और बहुत कम ऐसे होते हैं जो सेंटर के क्लोज जाते हैं और डिफ्लेक्ट ज़्यादा होते हैं, लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं, और जो जस्ट सेंटर लाइन पे आता है वो अपोजिट डायरेक्शन में 180 का एंगल बनाता हुआ डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्या बता रहा है, ये कॉन्सेप्ट ये बता रहा है कि इसका मतलब कि मोस्ट ऑफ द पार्ट तो वैकेंट था, वो एटम चैप्टर में हम स्टडी कर चुके हैं, लेकिन जो सेंट्रल कोर थी वो सेंट्रल कोर मैसिव है, बल्कि है, और मोस्ट ऑफ द मास और जो चार्ज है एटम का वो कंसंट्रेटेड कहाँ है, उसी सेंटर पर। तो स्टार्टिंग न्यूक्लियस की यहीं से होती है कि मोस्ट ऑफ द मास, almost all the mass and charge of the atom is concentrated at its center, and the central core is massive and bulky। और ये जो सेंट्रल कोर जो मैसिव है, इस सेंट्रल कोर को ही नेम दिया गया था न्यूक्लियस। ओके, तो न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट तो वहाँ से आता है, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में वो कॉन्सेप्ट नहीं लिखा है। लेकिन अगर आपसे स्टार्टिंग पूछी जाती है, बाई चांस कोई ऐसा रीजनिंग का क्वेश्चन, कोई एमसीक्यू आपको मिल जाता है, तो दिस ऑलरेडी यू शुड नो, क्योंकि वो प्रीवियस चैप्टर में है। हमें जहाँ से न्यूक्लियाई चैप्टर को स्टडी करना है, जहाँ से इसका बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में है, दैट इज़ द हेडिंग कॉम्पोजिशन ऑफ अ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का कॉम्पोजिशन कैसा है, यानी कि अभी तो हमने एटम का कॉम्पोजिशन पढ़ा था, एटम के अंदर क्या होता है। तो एटम के अंदर 2 चीज़ें हमने पढ़ी हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस।
तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रेवोल्यूशन करते हैं और यही कॉम्पोजिशन था एटम का। लेकिन अब एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस किस चीज़ से बना है, वो इतना मैसिव क्यों है और इतना हार्ड क्यों है, और जो उसका चार्ज है पॉजिटिव वो क्यों है। तो ये सब कुछ हमें स्टडी करना है कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस में, या फिर इसका एक अदर नेम भी हो सकता है हेडिंग का, दैट इज़ प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। तो पता है आपको कि जो न्यूक्लियस है उसका जो मास है, जिसकी वजह से वो मैसिव बोला जाता है, उसके पास जो मास है उसका रीज़न प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही हैं। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं उनका जो बंच है, जो उनका कलेक्शन है, वो कहलाता है न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो जो कंपोजिशन है न्यूक्लियस का, उसका बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स का ही है। तो इसीलिए नाम जो है इसका हेडिंग का प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस है, कि कैसे ये इमेजिनेशन किया गया था कि प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स किस तरह से न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। और जो इससे क्वेश्चन आता है दैट इज़ टोटली डायरेक्ट, इसी हेडिंग से आपसे पूछा जाएगा कि राइट द कॉम्पोजिशन ऑफ अ न्यूक्लियस और व्हाट आर द पॉइंट्स इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। तो इसमें आपको क्या करना है, ये टर्म्स केमिस्ट्री में बहुत बेसिक हैं, क्योंकि यहीं से स्टार्टिंग होती है केमिस्ट्री की। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स, और जो न्यूक्लियॉन्स हैं यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उनका मास कितना होता है, उनका चार्ज कितना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी। तो स्टार्ट करते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस को। इसमें सबसे पहले आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, protons and neutrons are the main building blocks of a nuclei of all the atoms। सबसे पहले यही आते हैं, यही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इन्हीं से बनता है न्यूक्लियस। तो दस न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर, आपको रिप्रेजेंटेशन भी पहले से पता है, मास नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल ए से करते हैं और एटॉमिक नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल जेड से करते हैं। तो अगर एक न्यूक्लियस ऐसा है जिसका मास नंबर ए है, एटॉमिक नंबर जेड है, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि उसके पास जेड प्रोटॉन्स हैं। और ये जो टर्म आ रहा है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको पता है रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका होता है, एलिमेंट को जिस तरह से लिखते हैं, जैसे 17Cl35 अगर लिखा जा रहा है क्लोरीन के लिए, तो 17 जो आ रहा है नीचे सफिक्स में, उसका मतलब है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, और Cl के ऊपर जो आ रहा है 35, तो 35 का यहाँ मतलब यहाँ पर होता है कि अगर आपको मास नंबर 35 में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं, तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं। ठीक है, तो यही बताया गया है यहाँ पर, मास नंबर ए है, एटॉमिक नंबर जेड है, तो इसका मतलब जेड तो उसके पास प्रोटॉन्स हैं। और अगर आपको न्यूट्रॉन्स अलग से फाइंड करने हैं, तो न्यूट्रॉन्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन के साथ में नहीं किया जाता है, तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर की हेल्प से न्यूट्रॉन्स को फाइंड करते हैं। तो जब भी हम मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे ए माइनस जेड, तो हमें क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। ओके, अब दूसरी चीज़ आपको पता है, न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूट्रल होते हैं। तो प्रोटॉन्स गिव पॉजिटिव चार्ज टू द न्यूक्लियस, क्योंकि कहा जाता है न्यूक्लियस पॉजिटिव है। और एटम न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो इसको उसके अराउंड रेवोल्यूशन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज कहाँ से मिलता है, प्रोटॉन्स से, क्योंकि प्रोटॉन्स पॉजिटिव हैं। और न्यूक्लियस को मैसिव क्यों बोला जाता है, उसको मास कहाँ से मिलता है, तो न्यूक्लियस के मास का जो रीज़न है वो है द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दोनों मिलकर उसके मास को कंट्रीब्यूट करते हैं। और प्रोटॉन्स जो हैं वो इंडिविजुअली उसको क्या देते हैं, चार्ज, न्यूट्रॉन्स का कोई रोल नहीं होता है उसमें। उसके बाद ये भी लाइन आपको पता है, टू न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, जो कि उसके चार्ज को बैलेंस करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। तो उनको भी जेड से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको पता है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों का रिप्रेजेंटेशन हम जेड से करते हैं। फिर आगे की बात करते हैं, हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को यहाँ पर सेपरेटली एक्सप्लेन करें। अगर ये सब कुछ आपको लिखना है, ये मैंने यहाँ वही टॉपिक्स लिखे हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं कॉपी में। तो प्रोटॉन्स के बारे में अगर हम बताएं, बेसिक कॉन्सेप्ट देना है, हमें बहुत ज़्यादा नहीं बताना है। तो प्रोटॉन्स क्या होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल हैं विच में बी कॉल्ड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन।
इसको न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन भी बोला जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में जो मेन रोल है दैट इज़ ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, अगर प्रोटियम की बात करें तो ओनली देयर इज़ वन प्रोटॉन, ठीक है। तो इट हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज। अब ये याद रखना पड़ेगा आपको कि प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना ही नेगेटिव होता है और प्रोटॉन जो है उसका सेम चार्ज है पॉजिटिव, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो इसके लिए करना क्या है आपको, 4 डिजिट्स डेसिमल के बाद लर्न करनी पड़ेंगी। वो इसलिए क्योंकि यही डिफरेंस है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में। तो आप देख रहे हैं 1.67 तक अगर आप करेंगे तो दोनों सेम है, और 10 की पावर भी सेम है, 10 की पावर -27 इसमें भी आ रहा है। डिफरेंस आप किससे दिखाएंगे, डिफरेंस आप दिखाएंगे बाकी के 2 डिजिट्स से। तो प्रोटॉन का मास होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27, और जो न्यूट्रॉन है उसका मास होता है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके, और देख रहे हैं आप कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो थोड़ा ज़्यादा है मास ऑफ प्रोटॉन से, और ये बाकी के 2 डिजिट से ही पता चल रहा है। तो प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का मास, और लिखा है आगे इसमें कि विच इज़ अबाउट 1836 टाइम्स द रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के रेस्ट मास का इतने टाइम्स। ओके, उसके अलावा कुछ चीज़ें और पूछी जा सकती हैं, जैसे मैग्नेटिक मोमेंट इसमें पाया जाता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट से थोड़ा सा कम होता है। और न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन जो है वो चार्जलेस पार्टिकल है, चार्ज इसमें नहीं होता है। मास इसका देख रहे हैं आप थोड़ा सा प्रोटॉन के मास से ज़्यादा है, कितना होता है वो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, तो इस तरह से आपको बस इतना ही बताना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। उसके बाद आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे इसमें, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस जो क्वेश्चन है वो हमेशा ज़्यादा मार्क्स में आता है, एटलीस्ट आपको 3 मार्क्स में तो मिलेगा ही, और अगर इसके साथ कोई पार्ट एडेड है तो आपको 5 मार्क्स में भी मिल सकता है। तो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर आइडेंटिकल पार्टिकल्स, सो द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैव कॉमन नेम न्यूक्लियॉन्स। तो इनको कंबाइन करके कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। बट द प्रोटॉन इज़ पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो देखिए दोनों में कॉमन चीज़ तो ये है कि दोनों को कलेक्टिवली इस नाम से बोला जाता है। दोनों के बीच में ही फोर्स पाया जाता है, जिसके अंदर वो न्यूक्लियस के अंदर बाउंड है, और वो फोर्स जो है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। ये तो कॉमन चीज़ें हैं, सिमिलैरिटी है। डिससिमिलैरिटी क्या होती है, क्योंकि जो आपका न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो नहीं लगता है इस पर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के टर्म्स में अगर कहें तो दोनों पार्टिकल्स अलग हैं, न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से अलग है, लेकिन बाकी अदर टर्म्स में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में बहुत सिमिलैरिटी है। उसके बाद आते हैं ये टर्म्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये टर्म्स आपसे सेपरेटली भी पूछे जा सकते हैं, अलग अलग भी इनकी डेफिनेशन आ सकती है, और ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, आपको पता भी होंगे, और नहीं तो चैप्टर को स्टडी करने के लिए इन टर्म्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले न्यूक्लियॉन्स, जो अभी आपने हेडिंग पढ़ा, क्या होते हैं, बस एक छोटी सी डेफिनेशन लिखनी है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। ओके, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट हेडिंग एटॉमिक नंबर, तो जिसका भी आपने रिप्रेजेंटेशन Z से किया था। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर वही होता है जो प्रोटॉन्स का नंबर है, एंड इट इज़ कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, और Z से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। फिर बात करते हैं मास नंबर की। तो एलिमेंट में 2 चीज़ें जो है विजिबल होती हैं, एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन के साथ ही दिखाई देती हैं। तो एक तो एटॉमिक नंबर है, दूसरा मास नंबर है। तो मास नंबर जो है वो अभी आपने पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को, यानी कि न्यूक्लियॉन्स जो है वही मास नंबर है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर ऑफ द एलिमेंट, और डिनोट किससे होता है, कैपिटल ए से। तो एक थोड़ा सा जो मैंने ये रेड में लिखा है ये इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं या वैसे ही किसी रीजनिंग क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो ये अगर आपको पता है दैन इट इज़ गुड। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, Z। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अभी आपने देखा Z इक्वल है
अगर आपको एलिमेंट दे रखा है उसमें ये चीज़ें फाइंड करनी है तब कैसे करेंगे। नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स का भी रिप्रेजेंटेशन होगा एलिमेंट के साथ कैपिटल ए, और न्यूट्रॉन्स अगर आपको फाइंड करने हैं तो क्या करेंगे आप मास नंबर से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स या फिर एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे, तो ये कहलाते हैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद अभी तक तो ये सारे नंबर चल रहे थे। अब बात करते हैं न्यूक्लियर मास की, टोटल जो मास होता है तो इसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम। तो याद रखिएगा न्यूक्लियर मास और मास नंबर में डिफरेंस है। मास नंबर का मतलब नंबर, किसी चीज़ का नंबर, किसका नंबर है, न्यूक्लियॉन्स का, कितने न्यूक्लियॉन्स हैं। और न्यूक्लियर मास का मतलब उनका जो मास है, अब जैसे एक या 2 या 3 जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं उन सब का अलग अलग आप मास आप प्लस करेंगे तो टोटल मास आएगा। तो ये टोटल मास की बात हो रही है, न्यूक्लियर मास। टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मास। ठीक है, वही जो मास होगा न्यूक्लियस का। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की, यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा न्यूक्लियाइड। तो न्यूक्लियाइड किसको कहते हैं, न्यूक्लियाइड का मतलब वही जो आप जिस एलिमेंट की बात कर रहे थे, जैसे इस तरह से आपको पता हम रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर गोल्ड का एग्जांपल लेकर दिखाया है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए अगर यूज़ हो रहा है, इसे हमें किसी केमिकल रिएक्शन को स्टडी करना है, हमें किसी चीज़ को सॉल्व करना है, तो इसी का हम नाम बोल देते हैं न्यूक्लियाइड। तो इट इज़ अ स्पेसिफिक न्यूक्लियस, कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियस लिया है किसी एटम का, जिसका हमने इस तरह से रिप्रेजेंटेशन कर दिया है, एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A। सिंबल इसका ये है, ये आपको पता भी होगा, जहाँ पर X जो है वो केमिकल सिंबल लिया जाता है एलिमेंट का, Z उसका एटॉमिक नंबर है और A मास नंबर। तो अगर हम गोल्ड का एग्जांपल लें तो गोल्ड का सिंबल AU होता है। गोल्ड का जो अदर नेम है, जो लैटिन नेम है, ऑरम होता है, और AU सिंबल लेते हैं। 79 क्या है इसका एटॉमिक नंबर, और 197 क्या है इसका मास नंबर। तो इसका मतलब 197 इसके पास क्या है, न्यूक्लियॉन्स, जिनमें से 79 क्या है, प्रोटॉन्स, और 197 माइनस 79 यानी कि 118 क्या है इसके पास, न्यूट्रॉन्स। ओके, तो चलिए यहाँ तक फिनिश करते हैं, फिर हम आइसोटॉप्स से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टर्न से। ओके, थैंक यू।